हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी बाबा एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये आरटीएम यानी कि रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज़ का पार्ट नंबर 8 मतलब क्यूज़ नंबर 8 हम करने जा रहे हैं। ये गाइस थोड़ा लेट हो गया है, सॉरी फॉर दैट। एंड हम आगे इसमें 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम 2021। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 71। इससे पहले हम 70 क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि OCI के बारे में पूछ रहा है। इससे पहले जो CAA का जो अमेंडमेंट हुआ है 1955 को जो अमेंडमेंट किया है उसके बारे में, ओवरसीज सिटीजन्स के बारे में पूछा गया। तो फर्स्ट वन इज है OCI स्कीम्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। मतलब कि जो OCI स्कीम है उसको 1955 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। सेकेंड वन, OCI कार्ड होल्डर्स हैव नो राइट टू वोट और नो राइट टू होल्ड एग्जैक्टली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एंड नो राइट टू बाई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। जो OCI कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए कोई राइट नहीं है वोट डालने का, और ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं यानी कि जॉब वॉब के बारे में, और ना ही वो कोई राइट है उनको एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज खरीदने का। थर्ड वन इज रिसेंटली द गवर्नमेंट हेल्ड द OCI कार्ड होल्डर्स इंजॉय फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी यहाँ बात कर रहा है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी आर्टिकल 19 की बात कर रहा है। ये OCI कार्ड होल्डर्स के लिए ये राइट गिवन है। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड एंड फर्स्ट एंड थर्ड। तो आंसर इज डी, बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग, बिकॉज OCI कार्ड होल्डर्स हैव द राइट्स टू द होल्ड द प्रॉपर्टी, बिकॉज OCI जो कार्ड होल्डर्स हैं, उनके लिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ना राइट है, ना वोट के लिए राइट है, ना ही वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। आंसर पूछा है इसमें कि इनकरेक्ट, विच इज इनकरेक्ट। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, बिकॉज OCI कार्ड होल्डर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, डुअल सिटीजनशिप भेजते हैं। और ये OCI स्कीम जो है 1955 में नहीं, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 इन अगस्त 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज ओवरसीज जो हैं वो OCI CDS उनको क्या डू नॉट इंजॉय द फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज दे डोंट हैव द राइट टू फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज गवर्नमेंट टोल्ड द दिल्ली हाई कोर्ट अबाउट द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज रॉन्ग। तो आंसर इज डी, यानी कि 1 और 3 इज रॉन्ग, सेकंड इज राइट। क्योंकि कार्ड होल्डर्स के लिए क्या है, कोई राइट टू नहीं है वोट करने का, और ना ही प्रॉपर्टी का, और ना ही उनको राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्ड करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, यानी कि द सिटीजन हैज यानी कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कंपल्सरी जो टर्मिनेशन है। तो फर्स्ट वन इज द सिटीजन हैज सोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, द सेकंड इज द सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 5 years कॉन्स्टिट्यूशनली। तो अबव स्टेटमेंट यानी कि करेक्ट, विच इज करेक्ट। तो करेक्ट इज आंसर इज, तो इज टॉकिंग अबाउट विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो देखो, द सिटीजन हैज सोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज राइट, बिकॉज फर्स्ट वन इज राइट, क्योंकि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति डिसलॉयल्टी दिखाता है तो ऑब्वियसली उसकी टर्मिनेशन हो जाएगा उसकी सिटीजनशिप का, बट नॉट टू द लॉज। अगर वो लॉज के थ्रू दिखाता है तो ऐसा नहीं होगा, लॉ या रूल एंड ऑर्डर है इंडिया का, कानून के प्रति दिखाता है तो ऐसा नहीं होगा। सेकेंड इज द सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउट ऑफ द इंडिया एग्जैक्टली फॉर 5 years, यानी कि विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन इट हैज बीन इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 years एंड द सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years, दैट इज कॉल्ड। यानी कि अगर वो 5 साल है और उसके लिए 2 साल की जेल हुई तो ठीक है, विद इन 5 years, बट उसको रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years। तो सेकेंड इज रॉन्ग। तो आंसर इज गाइस फर्स्ट, दैट करेक्ट पूछा है, तो आंसर इज फर्स्ट, फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट थर्ड क्या है, 73 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि वन चाइना पॉलिसीज की बात कर रहा है, PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसके बारे में सही क्या है। फर्स्ट वन इज स्टेट्स कंडक्टिंग बायलैटरल डिप्लोमेसी विद PRC मस्ट एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन स्टेट कॉल्ड चाइना। ओके, सेकेंड इज स्टेट्स वांटिंग टू परस्यू बायलैटरल डिप्लोमेसी विद PRC must sever all firm ties with Taiwan, which officially calls itself the Republic of China. Third one, both Taiwan and China have recognized that there exists only one entity by name China, but there is disagreement over which government truly
रिप्रेजेंट दिस चाइना, यानी कि बात कर रहा है कि विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द PRC वन चाइना पॉलिसी के बारे में। तो नो गाइस थर्ड वन इज रॉन्ग बिकॉज चाइना एंड जो ताइवान है हैव नॉट रिकॉग्नाइज द सेम थिंग। फर्स्ट इज राइट बिकॉज स्टेट्स कंडक्टिंग बायलैटरल डिप्लोमेसी, यानी कि वो बायलैटरल डिप्लोमेसी को कंडक्ट करते हैं विद चाइना के साथ बिकॉज चाइना इज ओनली द वन स्टेट। सेकेंड, स्टेट वांटिंग टू परस्यू बायलैटरल डिप्लोमेसी, तो बायलैटरल डिप्लोमेसी की बात करें विद PRCs एंड फॉर्मल टाइज विद फॉर्मल रिलेशंस की बात हो रही है ताइवान के साथ, दैट कॉल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो स्टेटमेंट डी इज राइट, यानी कि बोथ स्टेटमेंट A एंड B इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74, कंसीडर, एक बात करा कुछ GST के बारे में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द GST काउंसिल ऑफ इंडिया India's first experience at a cooperative federalism based decision making authority, and second is 122 यानी कि 122 सेकेंड यानी कि 122 सेकेंड 22वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एंड ऑल लेजिस्लेशन एनेबलिंग द GST वर पास्ड अनोनिमसली बाय द पार्लियामेंट। ये कह रहा है कि दोनों जो है GST काउंसिल इंडिया को फर्स्ट एक्सपीरियंस है उसकी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में, बिकॉज इसकी जो डिसीजन मेकिंग होता है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे होता है। और 122 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नॉट एक्ट के लिए क्या हुआ कि ऑल लीगल जो है अनेबलिंग ऑल लीगल एनेबलाइज किया गया इसको GST पास अनोनिमसली बाय द पार्लियामेंट। तो विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो गाइज बोथ, यानी कि फर्स्ट इज ऑल्सो एंड सेकंड इज ऑल्सो, क्योंकि ये 122वां ही बिल था इसलिए बोथ इज राइट, फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट। तो आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्टेट ऑफ झारखंड इंडिया, यानी कि स्टेट ऑफ झारखंड के बारे में बात पूछा है। इट शेयर्स बॉर्डर विद 5 स्टेट्स, ये 5 स्टेट्स का इसके साथ 5 स्टेट्स के साथ इसका बॉर्डर है। सेकंड इज क्लाइमेट ऑफ झारखंड वेरीज फ्रॉम ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल इन द नॉर्थ टू ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई इन साउथ, यानी कि जो है नॉर्थ में वो क्या है ट्रॉपिकल वेट और साउथ ईस्ट में क्या है ड्राई है। थर्ड इज मच ऑफ झारखंड लाइज इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू, यानी कि थर्ड इज राइट, आपको थोड़ा सा कन्फिडेंसली पता होगा थर्ड इज राइट कि ये छोटा नागपुर प्लेट्यू पे है। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछ रहा है। तो गाइस झारखंड तो छोटा नागपुर प्लेट्यू पर राइट करता है, तो थर्ड इज राइट। सेकंड इज क्लाइमेट ऑफ झारखंड वेरी करती है इसका क्योंकि सब ट्रॉपिकल इन नॉर्थ एंड वेट ट्रॉपिकल इन वेट ड्राई इन साउथ ईस्ट में, बिकॉज द मेन सीजन आर मेन सीजन उसका इसका समर होता है और रेनी होता है, ऑटम होता है, विंटर एंड स्प्रिंग में होता है, बिकॉज समर लास्ट फ्रॉम मिड अप्रैल टू मिड जून तक होती है। और इसके जो 5 स्टेशन लगाए बिहार नॉर्थ साइड में है, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश वेस्ट साइड में, उड़ीसा सदर्न पार्ट में और वेस्ट बंगाल ईस्टर्न पार्ट में। तो फर्स्ट इज राइट, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, वेनेडियम इज हाई वैल्यू मेटल यूज इन स्ट्रेंथनिंग स्टील एंड टाइटेनियम, कि जो वेनेडियम हाई वैल्यू मेटल है वेनेडियम उसकी जो मजबूती है किसके लिए? स्टील एंड टाइटेनियम के लिए। सेकंड इज द लार्जेस्ट डिपोजिट ऑफ वेनेडियम आर इन चाइना फॉलोड बाई इंडिया एंड साउथ कोरिया, यानी फर्स्ट पे चाइना, सेकंड इंडिया, थर्ड साउथ कोरिया, विच आर करेक्ट। तो करेक्ट पूछ रहा है गाइस, फर्स्ट इज राइट, यानी कि वेनेडियम जो है हाई वैल्यू मेटल है बिकॉज यूज इन स्ट्रेंथनिंग स्टील एंड टाइटेनियम में, तो फर्स्ट इज राइट। सेकंड इज तो लार्जेस्ट, यानी कि जो लार्जेस्ट है इंडिया कंज्यूम करता है 4% ऑफ इट एंड 57% चाइना करता है वर्ल्ड्स का वेनेडियम को कंज्यूम करता है। तो वेनेडियम इज हाई वैल्यू, दैट्स राइट, बट लार्जर डिपॉजिट्स आर इन चाइना फॉलोड बाई रशिया एंड साउथ अफ्रीका, नॉट बाई फॉलोड इन इंडिया एंड साउथ कोरिया, दैट इज सेकंड इज रॉन्ग। तो आंसर इज ए। 77 नेक्स्ट गाइज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ये पार्डनिंग पावर यानी कि जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है आर्टिकल 72 उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज द पावर ऑफ पार्डन शैल बी एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके गाइज, दैट इज राइट आंसर, यू नो, बट देखते हैं, बट प्रेसिडेंट एंड बोथ प्रेसिडेंट गवर्नर कैन ग्रांट पार्डन इन ऑल केसेस, दैट इज ए सुपर क्लॉज। तो यू थिंक अबाउट इट, इंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ डेथ। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द मैकेनिज्म टू क्वेश्चन द लीगलिटी ऑफ डिसीजंस ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर्स एक्सरसाइजिंग मर्सी जुडिक्शंस, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो ये पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है, तो यू गाइस सेकंड इज रॉन्ग, बिकॉज गवर्नर और प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है वो सेम नहीं है, किसमें? सेंटेंस ऑफ डेथ में, तो दैट इज रॉन्ग। थर्ड इज द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट प्रोवाइड द क्वेश्चन ऑफ लीगलिटी डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट बिकॉज अबाउट द मर्सी जुडिक्शन, तो थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आंसर इज फर्स्ट, ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बिकॉज इसकी 4 पावर है उसके बारे में थोड़ा बाद में बताएंगे डिटेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78,
Consider the following statement regarding office of deputy chairman. Chairman and deputy chairman. Chairman is the vice president of Rajya Sabha and deputy chairman is the second options and include then from Rajya Sabha members. So deputy chairman is subordinate to the chairman. Deputy chairman is subordinate to the chairman. Second is he resigns by writing to the president of India. Both are wrong because deputy chairman जो है subordinate नहीं होता. They are same powers. Chairman and deputy chairman in Rajya Sabha. In case of Rajya Sabha, तो फर्स्ट इज रॉन्ग गाइस. एंड ही डिड नॉट रिजाइन टू प्रेसिडेंट. वो क्या करेगा, चेयरमैन ये रिजाइन करेगा राइटिंग टू द चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन को और चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन को रिजाइन करेगा. दैट इज रॉन्ग. तो गाइस आंसर इज डी. नेक्स्ट देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट. क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए. तो फर्स्ट इज ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि ही शुड हैव. एंड सेकेंड ही शुड बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा. ये दैट्स टॉकिंग अबाउट वाइस प्रेसिडेंट. थर्ड इज वाइस थर्ड देखते हैं. यानी कि ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट विच आर करेक्ट पूछा था. देखो फर्स्ट क्या है, यानी कि ये क्वालिफिकेशन जो है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया. ही शुड बी ए एंड ही शुड हैव कंप्लीटेड द 35 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है. And he should be qualified for elections as a member of the Rajya Sabha, and he should not hold any office of profit under the union government or any state government or any local authority. That is all. तो वो कहना कि he should be qualified for election as a member, not a member of the Rajya Sabha. That's a different. Should be qualified as a member of Rajya Sabha and should be a member. यानी कि should be का मतलब कि वो member होना चाहिए, ये कंपल्सन लगा दिया इन्होंने. बट वो उसमें कह रहे हैं कि वो ऐसा होना चाहिए कि वो राज्यसभा में नॉमिनेट या राज्यसभा में इलेक्ट हो सके. दैट सेकंड इज रॉन्ग. आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट. थर्ड राइट. आंसर बी. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट डे. हु अमंग द फॉलोइंग आर मेंबर ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल. ओके गाइस. फर्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन. सेकंड इज चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट. थर्ड इज 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर. तो गाइस यू नो इंटर स्टेट काउंसिल इज टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 263. थोड़ा फॉर्मली बता दूँ. 263 आर्टिकल बताता है इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में. बिकॉज उस समय जनता दल गवर्नमेंट थी, उसको वीपी सिंह हेडेड करे थे, प्राइम मिनिस्टर थे 1990 में. तो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, एग्जैक्टली चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज. मैं थोड़ा ब्रीफ बता रहा हूँ. एंड एडमिनिस्ट्रेटर जो होंगे ऑफ यूनियन टेरिटरी यूटी नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली लाइक पौंडीचेरी एंड ऑल. or governor of state and under president's rule, and 6 central cabinet minister including the home minister to be the nominated by the prime minister. So both are 3 is right. So answer is D guys. Answer is D. So answer is D. So thank you guys. Please have a great day and देखते रहिए and thank you for watching it.